आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से लगभग 40 साल पहले की बात है। तब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति की पोस्ट ऑफिस में नई नई नौकरी लगी थी। जब वो पहली बार वहां ज्वाइन करने गए तो वहां किसी धर्मशाला में हफ्ते भर रहकर उन्होंने रहने के लिए एक घर भी ढूंढ लिया। जब दोबारा वो लौटे तो मुझे भी अपने साथ ले गए। मैंने उनके साथ जाने के लिए बहुत खुश थी, इसलिए फटाफट ज़रूरत के सामान की पैकिंग करने लग गई। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मेरी सारी तैयारी करवा दी, साथ में कुछ हिदायतें भी दी कि अनजान जगह है, अपना ख्याल रखना, अपरिचित लोगों से दूरी बनाकर रखना। इसके अलावा और भी बहुत सी हिदायतें दी उन्होंने। फिर क्या था, मैं और मेरे पति सुबह की रेलगाड़ी से अपने सामान के साथ चल पड़े। हमें उस कस्बे तक पहुंचने में काफ़ी रात हो गई थी। हमारा स्टेशन आ चुका था और हम दोनों अपने सामान के साथ प्लेटफॉर्म पर उतरे। हाथ घड़ी देखी तो रात के 11:30 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म काफ़ी सुनसान था। हमारे साथ 2-3 और सवारियां भी उस स्टेशन पर उतरी और वो अपनी मंजिल की ओर चली गईं। चूंकि हमारे पास सामान कुछ ज़्यादा था, साथ में बिस्तरा बंद भी था जो कि बहुत भारी था। उसे तो केवल कूली ही उठा सकता था। तो मेरे पति कुली को तलाश करने लगे। तभी एक अधेड़ उम्र का कुली हमारी ओर आता हुआ दिखाई दिया। मेरे पति ने उसे आवाज़ देकर पास बुलाया तो वो सामान उठाने को तैयार हो गया। उसने हमारा कुछ सामान लादा और कुछ सामान हम दोनों उठाकर प्लेटफॉर्म के बाहर पहुंचे। बाहर काफ़ी अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी मध्यम सी और पीली थी। चारों ओर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रहे थे। वहाँ हमें 2-3 रिक्शे वाले खड़े मिले। मेरे पति ने उनमें से एक रिक्शे वाले को मोहल्ले का नाम और गली बताकर चलने को कहा। रिक्शे वाला उचित दामों पर चलने को तैयार हो गया। कुली ने हमारा सामान रिक्शे पर रखा और मेरे पति ने उसको पैसे दिए। फिर हम अपने घर की ओर चल दिए। रास्ता काफ़ी अंधेरा और गड्ढों से भरा था। रिक्शे वालों को रिक्शा चलाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। ऊपर से रिक्शे में हम दोनों और भारी सामान भी था। सड़क पर सभी दुकानें बंद थीं। बस 1-2 शराबी हाथ में शराब की बोतल थामे हुए लड़खड़ाते नजर आए। कुछ ही देर में हम अपनी गली के भीतर आ चुके थे। एक पेड़ के पास बने पुराने से मकान के आगे मेरे पति ने रिक्शा रोकने को कहा। रिक्शे वाले ने रिक्शा रोक दिया। हमारे मकान के बगल में एक गली थी और उसके ही बगल में एक पुराना 2 मंजिला टूटा फूटा सा मकान था। मैं चारों ओर नजरें दौड़ाकर देख रहे थे क्योंकि मुझे तो दिन भर उसी घर में ही रहना था। हमारा सामान रिक्शे से उतर चुका था और रिक्शे वाला अपने पैसे लेकर जा चुका था। तभी मेरे पति मुझसे बोले, शोभना, तुम यही सामान के पास रुको, मैं कुछ सामान भीतर रख कर आता हूँ। मैंने ठीक है कहा। मेरे पति बिस्तरा बंद रखने गए। मैं बाकी सामान के साथ वहीं खड़ी रही। तभी मुझे एक पेड़ के पास एक बच्चा बैठा रोता हुआ दिखाई दिया। मुझे उस पर दया आ गई। मैं उसके पास पहुंची और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? तो इस पर वो मुझसे बोला, मुझे भी साथ ले चलो। इस पर मैंने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? फिर वो कुछ नहीं बोला और बहुत जोर से मेरी चोटी पकड़ी। मैंने उससे अपने बालों को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरे लंबे बालों की चोटी नहीं छोड़ी। इतने में ही मेरे पति बाहर आए और मुझे पेड़ के पास खड़े देखकर पूछा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुमसे सामान के पास खड़े रहने को कहा था। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, यहाँ एक बच्चा है जिसने मेरी चोटी पकड़कर जोर से रखी है। बच्चा? कहाँ है बच्चा? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, मेरे पति बोले। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सच में वहाँ कोई बच्चा नहीं था।
मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने अपने पति से फिर कहा कि सच में वहाँ कोई बच्चा था और वो रो रहा था। इस पर मेरे पति बोले, ज़्यादा रात हो गई है, तुम्हें नींद आ रही है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। भीतर चलो, कुछ खाकर आराम करते हैं। फिर हम दोनों बाकी सामान लेकर घर के भीतर पहुंचे। साथ लाई हुई सब्जी पूरी खाकर आराम करने चले गए। दूसरे दिन सुबह मैंने उठकर नाश्ता बनाया और पति के लिए खाना पैक करके दे दिया। फिर घर की साफ सफाई करने के बाद मैं नहा धोकर बालकनी में आ गई। मेरा घर भी पुराना सा था। मकान मालिक ने शहर के भीतर नया घर बनवा लिया था, इसलिए उनका ये 2 मंजिला मकान खाली पड़ा था। इसलिए ये घर उन्हें हमें सस्ते दामों पर किराए पर दे दिया और हम ऊपरी वाली मंजिल पर रहने लगे। नीचे उन्होंने सभी कमरों में ताले लगा रखे थे। वो अपना घर किसी शादीशुदा को ही किराए पर देना चाहते थे। मैं बालकनी पर खड़ी होकर गली की ओर देख ही रही थी कि तभी गली के उस ओर बने सामने वाले घर में मुझे एक औरत दिखाई दी। उसकी नज़रें मुझसे मिली तो मैंने एक स्माइल पास कर दी, लेकिन वो नहीं हंसी। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने सोचा छोड़ो, वैसे भी हर किसी का स्वभाव अलग अलग ही होता है। फिर बाल सुखाकर मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई, क्योंकि सफ़र की थकान अभी तक थी। शाम को पति घर का राशन और ज़रूरी सामान लेकर लौटे तो मैं कामों में लग गई। रात को जब मैं खाना खा चुकी थी तो बाहर की हवा खाने बालकनी में जा पहुंची। पति अपनी फाइलों का कुछ काम देख रहे थे। भीतर मैं बोर हो रही थी, इसलिए बालकनी में आकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि सामने वाले घर में बिल्कुल अंधेरा पड़ा है और वो दोपहर वाली औरत अपने बच्चे को कंधे पर चिपकाए टहल रही है। बस धुंधला धुंधला सा ही दिख रहा था। मैंने सोचा साथ में बच्चा है और घर में बिल्कुल अंधेरा कर रखा है, कैसी औरत है। फिर मैंने सोचा मुझे क्या लेना देना। कुछ देर बालकनी में टहलकर मैं अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन फिर दोपहर के समय वो बच्चा भीतर कमरे से मुझे दिखा। अंदर काफ़ी अंधेरा था जहाँ वो खड़ा था और उसने अपने दोनों हाथ मेरी ओर बढ़ा रखे थे, जैसे कह रहा हो मुझे अपने साथ ले चलो। मैं उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गई। मुझे उस औरत पर बहुत गुस्सा आया। तभी मुझे याद आया कि शायद ये वही बच्चा था जो मुझे उस रात पेड़ के पास मिला था। ऐसे 2-3 दिन बीत गए। वो औरत सामने पड़ती तो कभी ना हंसती और ना ही कभी बोलती। मैंने अपने पति को बताया तो वो बोले, अरे नहीं बोलती तो तुम भी मत बोला करो, वैसे भी ये अनजान जगह है, अभी मेरी भी यहाँ किसी से जान पहचान नहीं है। तभी बातों ही बातों में उन्होंने कहा, मैंने इस्त्री करने वाली को बोल दिया है, वो इस गली के छोर पर ही बैठती है, वो दोपहर में आए तो गिनकर उसे कपड़े दे देना। मैंने ठीक है कहा। दूसरे दिन पति अपने ऑफिस चले गए और दोपहर के समय इस्त्री वाली कपड़े लेने आई। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर वो बोली, हमारा नाम धनिया है बहन जी। फिर मैंने उसे कपड़े गिनकर दे दिए। उसने कपड़ों की गठरी बनाई और चली गई। शाम को इस्त्री किए हुए कपड़े देने वो वापस आई। तब मैं बालकनी में खड़ी हुई थी। उसने मुझे बालकनी से देखा और नीचे से ही आवाज़ देते हुए बोली, बहन जी दरवाज़ा खोलो और अपन कपड़वा ले लो। मैंने दरवाज़ा खोला और कपड़े लेते हुए उससे पूछा, कितने रुपए हुए? इस पर वो बोली, 1.5 रुपया। उस जमाने में इतने पैसे बहुत होते थे। फिर मैं पैसे लेने भीतर चली गई। जब पैसे लेकर लौटी तो धनिया बोली, बहन जी आप वो बालकनी में काहे खड़ी हो तो? इस पर मैंने कहा, क्यों, ऐसी क्या बात है? इस पर वो बोली, पता है बहन जी वो घर में पहले कौन रहता था? इस पर मैंने कहा, रहता नहीं था, रहते हैं अभी भी, एक माँ और उसका छोटा सा बेटा ना। फिर धनिया बोली, ई का कहे तो बहन जी, ये कैसे हो सकता है? वो घर में तो पहले एक औरत और उसका पति और एक बच्चा रहते थे।
पति अपनी मेहरारू से रोज मारपीट करता रहा। ये सब उसका बच्चा देखता था तो बालकनी पे खड़े होकर सब आने जाने वालन से कहत रहा कि मुझे भी साथ ले चलो। मेरी माँ पापा को बहुत मारता है। फिर ना जाने एक रात क्या हुआ, दोनों पति पत्नी में खूब झगड़ा हुआ। फिर एक दिन उसकी मेहरारू अपने बच्चे को लेकर बालकनी से कूद पड़ी। दोनों माँ बेटे नहीं बचे, काहे कि बहुत रात थी, किसी ने नहीं देखा। किसी ने देख लिया होता तो अस्पताल पहुंचा देता। बाप नशे में धुत भीतर ही पड़ा रहा। जब सवेरे सबने देखा तो पुलिस बुलाई। पति तो अभी भी जेल में है। तब से औरत और वो बच्चा इस बालकनी में दिखते हैं, और कभी तो वो बच्चा किसी को इस पेड़ के पास भी दिखता है और कहता है कि मुझे भी साथ ले चलो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और शाम को पति के वापस आने पर मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। फिर हमने जल्द ही वो घर छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। समर अति शीघ्रता के साथ एक लेख लिख रहा था जो कि उसे कल के समाचार पत्र में छपवाने के लिए देना था। वो एक दैनिक समाचार पत्र का पत्रकार था। जैसे ही उसका लेख तैयार हुआ, दीवार पर लगी घड़ी ने रात के 1 बजने का संकेत दिया। उसने ये लेख जल्दी से अपने संपादक को ईमेल कर दिया। अपना काम खत्म कर उसने ठंडी आह भरी। उसकी पलकें नींद के बोझ से दबी जा रही थी। वो अपना लैपटॉप बंद करने जा ही रहा था कि एक नया मेल आ गया। उसने मेल को खोला और संदेश को पढ़ा। जल्दी से संतवाड़ा की पुरानी हवेली आ जाओ। मैं तुम्हारा जाने कितने सालों से इंतजार कर रही हूँ, रत्ना। पढ़कर समर दंग रह गया। वो रत्ना नाम की किसी व्यक्ति से परिचित ही नहीं था। केवल इतना ही नहीं, वो तो ये भी नहीं जानता था कि ये सतवाड़ा नाम का जगह है कहाँ। अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि संभव है कि उसके किसी दोस्त ने शरारत की हो। उसने संचय को मिटाने के लिए उसने इंटरनेट पर संतवाड़ा को ढूंढा, लेकिन जो परिणाम सामने आया उसने समर की धारणा को गलत साबित कर दिया। सतवाड़ा राजस्थान का एक छोटा सा गांव था। समर की नींद उड़ गई और वो इस पहेली की हल ढूंढने में लग गया। वो ये बात जानता था कि उसके पूर्वज राजस्थान से थे, लेकिन परिवार में कोई भी राजस्थान का जिक्र नहीं करता। उसके परदादा सालों पहले मुंबई में आकर बस गए। उनकी मृत्यु समय के जन्म के पहले ही हो गई थी। समर ने उन्हें कभी नहीं देखा। जब वो 5 सालों का था तब उसके दादाजी चल बसे। पिछले साल उसने अपने माता पिता को भी खो दिया। वो उनका इकलौता बेटा था। वो मुंबई में ही पला बड़ा था, इसलिए गांव के रिश्तेदारों से अपरिचित था। अब वो इस बात का सच किससे पूछता। वैसे भी वो अपने काम में बहुत बिजी था और संपादक महोदय उसे चिट्ठी देने की कोई पैदा ही नहीं होता सवाल, इसलिए सतवाड़ा जाने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। फिलहाल वो उठा और जाकर सो गया। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद समर के मित्र और उसका दोस्त वरुण का जन्मदिन पार्टी था। पार्टी करके वो रात को 3 बजे घर लौटा। तभी उसे एक फ़ोन आया। हेलो, तुम क्यों नहीं आए? मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। फ़ोन पर लड़की थी। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, लेकिन स्वर बेहद दुखद थे। समर को ऐसा लगा कि उस आवाज़ से उसका कोई गहरा रिश्ता था। आप कौन है? रत्ना। समर को ईमेल वाली बात याद आ गई। देखिए, शायद आपसे कोई भूल हो गई है। मैं किसी रत्ना को नहीं जानता। भूल तो तुम मुझे गए हो। अगले दिन कार्यकाल में समर विचारों में खोया हुआ था कि तभी वरुण आ गया। क्या हुआ समर, बड़े गुमसुम से लग रहे हो? मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा है। क्या हुआ? समर ने उसे सब बता दिया। अच्छा, मैं टेलीफोन एक्सचेंज में पता करता हूँ। वरुण ने सारी बातें सुनने के बाद कहा। समर बड़ी बेचैनी से अपने फ्लैट में चहलकदमी कर रहा था। शाम हो गई थी पर वरुण का कोई पता नहीं था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और समर ने दौड़कर दरवाज़ा खोला।
एक्सचेंज वालों ने कहा कि कल रात 3 बजे कोई कॉल नहीं आया था। ऐसा कैसे हो सकता है? जरा वो मेल दिखाओ। समर ने झट से अपना लैपटॉप वरुण को दिखाया, पर रत्ना का मेल गायब था। ये क्या हो रहा है वरुण? मुझे लगता है तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मेरी एक दोस्त बहुत अच्छी डॉक्टर है, क्यों ना तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ठीक है, मैं सतवाड़ा जाऊंगा और खुद ही पता लगा लूंगा। सतवाड़ा के छोटे से स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो शाम ढल चुकी थी। समर स्टेशन से बाहर आया और एक टांगे वाले से बोला, पुरानी हवेली चलोगे? जब टांगा हवेली के चारों तरफ पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। हालांकि समर पहली बार सतवाड़ा आया था, पर जाने क्यों वो हवेली उसे बहुत जानी पहचानी लग रही थी। ये हवेली किसकी है? समर ने टांगे वाले से पूछा। ये हवेली तो सालों से बंद पड़ी है, ठाकुर जी ही इसकी देख रेख करते हैं। शायद उनके किसी मित्र की है। कई साल पहले एक दुर्घटना में ठाकुर जी का पूरा परिवार चल बसा और उन्होंने अपने चलने फिरने की शक्ति खो दी। समर ने टांगे वाले से हवेली के गेट पर ही इंतजार करने को कहा और अंदर चल गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो उस हवेली के हर कमरे से, वहां रखी हर चीज से भली भांति वाकिफ हो। हवेली की दीवारों पर कई चित्र लगे हुए थे। समर ने अपना लाइटर जलाया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। उनमें से एक चित्र देखकर समर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भयभीत होकर टांगे वाले को आवाज दी। क्या हुआ बाबूजी? ये तस्वीर किसकी है? टांगे वाला आश्चर्यचकित होकर बारी बारी से चित्र को और फिर समर को देखता रह गया। उस चित्र में जो व्यक्ति था उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। उसने राजस्थानी पोशाक पहन रखी थी और सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांध रखी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल समर जैसा था। मुझे ठाकुर जी के पास ले चलो। समर हड़बड़ाकर टांगे में बैठ गया। तुम आ गए दिग्विजय? ठाकुर वीर प्रताप सिंह ने समर को देखकर कहा। जी, मेरा नाम समर है। वो कुछ देर सोचकर बोला, कहीं आप मेरे परदादा जी की बात तो नहीं कर रहे हैं? मैं अपने अपराधों के लिए तुमसे क्षमा याचना करने की इच्छा से आज तक जीवित हूँ। तुम और रत्ना मुझे अगर क्षमा कर दोगे तो ही मुझे मुक्ति मिल सकेगी। रत्ना कौन है? समर के प्राण जैसे वो नाम सुनकर फड़फड़ा उठे। मेरा मित्र दिग्विजय और रत्ना एक दूसरे से प्यार करते थे। मुझे भी रत्ना से प्यार था और इस कारण मैंने उन दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर दी। दिग्विजय ने रत्ना से संबंध तोड़ दिया और मुंबई चला गया। इस दुख में रत्ना ने आत्महत्या कर ली। कुछ समय बाद मैंने पुरानी बातों को भुला दिया और शादी कर ली, लेकिन मुझे मेरे अपराधों का दंड मिल गया और मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। अब मेरे पास अपना कहने के लिए केवल एक परपोती ही बच गई है। ठाकुर जी ने अपने नौकर से कहकर दिग्विजय और रत्ना का एक पुराना चित्र समर को दिखाया। चित्र देखकर वो समझ गया कि हवेली में जो चित्र उसने देखा था वो उसके परदादा दिग्विजय सिंह का था। उसने उसी क्षण क्षमा याचना को स्वीकार किया और मुंबई वापस आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक दिन की बात है जब मोहन कई सालों के बाद अपने गांव कुलधरा आता है, तो गांव वाले उसे कुलधरा गांव का रहस्य बताते हैं कि कुलधरा गांव के नज़दीक एक वीरान पड़ा महल है। उसमें कोई आता जाता नहीं। कुलधरा गांव के लोग बोलते थे कि वहां एक शैतान रहता है जो राजा को स्वर्ण मुद्राएं देता था, पर एक दिन राजा ने उसके मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं की तो शैतान ने राजा के समस्त परिवार को मार डाला। तब से ये महल सूना पड़ा है। डर के मारे कोई आता जाता नहीं है। आज भी रात में शैतान की आवाज महल में स्थापित गहरे कुएं से निकलती है। मोहन तो लालची था। उसे पूरी बात सुन ली, पर उसका ध्यान सिर्फ सोने की मुद्राएं कैसे मिलेगी और शैतान क्या मांगता है, ये रात भर सोचता रहा। और सोचते सोचते उसके दिमाग में आता है,
कि उसकी जो बुजुर्ग माँ है उनको ज़रूर इस खौफनाक महल का राज पता होगा। अगले दिन वो कुलधरा गांव के सबसे बुजुर्ग अपनी माँ के पास जाता है और देखता है कि माँ के कमरे में कोई नहीं आता जाता और बड़ा भाई सोहन माताजी के पास जाने से मना करता है। उनके कमरे में मत जाना, वो शैतान है, वहाँ शैतान है, ये कहकर वो मोहन को रोकता है। पर मोहन कितने सालों के बाद अपने गांव आया था और अपनी माँ से महल का राज जानना चाहता था। अचानक रात में जब सोहन और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ सो रहे थे तो मोहन चुपके से अपनी माता के पास जाता है और देखकर पांव तले जमीन खिसक जाता है। देखता है कि उसकी माँ के पांव बेड़ियों से बंधे हैं और हाथ भी बंधे हैं। उसके आंख में आंसुओं की जगह लालच टपक रहा था। उसे तो खौफनाक महल का राज जानना था। तो अपनी माँ से कहता है, अम्मा मैं मोहन हूँ, अम्मा तेरे से एक बात कहूँ, मुझे बताएगी? 2-3 बार बोलता है मगर वो फिर भी नहीं सुनती। फिर चिल्ला कर बोलता है तो फिर अम्मा बोलती है, आ गया शैतान, क्या जानना चाहता है लालची मोहन? अम्मा मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस खौफनाक महल का राज क्या है, बस। अच्छा लालची, तो अब तुझे भी अमीर बनना है? जैसे राजा का परिवार मरा अब तू भी मरेगा। वो उस कुएं में शैतान रहता है, मत जाना वहाँ। नहीं अम्मा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा दोस्त जाएगा। मैं तो बस उसे तुझसे पूछकर बताऊँगा कि शैतान मांगता क्या है और मुद्राएं मिलती कैसी हैं। तो सुन ध्यान से, तू मत जाना। वो शैतान हर सप्ताह किसी जानवर का सिर मांगता है खाने के लिए, वो भी मरे जानवर का नहीं, अर्थात ताजा मांस। जो देगा वो स्वर्ण मुद्राएं पाएगा। उस कुएं से जल्दी से निकल जाना रस्सी से, वरना तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा। ठीक है अम्मा, मैं अपने दोस्त को समझा दूंगा। और वो हंसते हुए चला जाता है। अगले दिन तैयार होकर खुद भेड़िए को मारकर उसका सिर और रस्सी लेकर चला जाता है। खौफनाक महल पहुंचकर कुएं के पास जाकर रस्सी डालता है और नीचे उतर जाता है। देखता है कि वो शैतान भयानक रूप लेकर मोहन के होश उड़ जाता है और जैसे उसके खाने को दौड़ता है वैसे ही भेड़िए का सिर दे देता है और तुरंत सोने की मुद्राएं उठाकर जल्दी से रस्सी चढ़कर निकल जाता है। फिर तुरंत कुएं से निकलकर अपने घर आ जाता है। ऐसे करते करते ये सिलसिला काफ़ी लंबा चलता रहा। अब मोहन को डर नहीं लगता और धीरे धीरे वो बहुत धनवान होने लगता है। एक दिन कुलधरा गांव का ही एक रहने वाला जगत नाम का आदमी उसका पीछा करता है और देखता है कि मोहन किसी जानवर को काटकर और रस्सी लेकर महल के कुएं में उतर जाता है और फिर सोने की मुद्राएं लाता है। एक दिन वो आदमी भी मोहन के पीछे पीछे जाता है और मोहन के कुएं में नीचे जाते ही वो रस्सी को ऊपर से काट देता है और उसी दिन मोहन की मौत हो जाती है। उसकी लाश कुएं के पास ही आधी खाई पड़ी मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।